संपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, उसके तहत जो है आपको लेसन 1 का जो है ऑब्जेक्टिव हल करने के लिए बताएंगे। तो बच्चों लेसन 1 में है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर। इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले जानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या जानेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसका सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका सूत्र क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। जहाँ जो है r का मान जो है 0 से बड़ा या बराबर क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा या बराबर। और b का मान जो है r से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। बड़ा होना चाहिए। और q को हम लोग क्या बोलेंगे? भागफल। और r को क्या बोलेंगे? शेषफल। तो दूसरा पॉइंट है कि यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथ्म इसी प्रमेयिका पर आधारित है। किस प्रमेयिका पे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर। एल्गोरिथ्म जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर क्या है? आधारित है। जिसका सूत्र क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। तीसरा पॉइंट है एल्गोरिथ्म जो है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। इसलिए एल्गोरिथ्म को जो है कलन विधि भी कहा जाता है। एल्गोरिथ्म को कौन सा विधि कहेंगे? कलन विधि कहेंगे। और चौथा पॉइंट है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने में करेंगे। यानी कि इसका प्रयोग जो है हम लोग किसमें करेंगे? एचसीएफ निकालने। क्या निकालने में? एचसीएफ निकालने में। जैसे बच्चों हम लोग जो है एचसीएफ पहले भाग विधि से निकालते थे। किस विधि से? भाग विधि से। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते थे। इसमें किस विधि से निकालेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निकालेंगे। इसका प्रयोग करके निकालेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो एग्जाम्पल लिए हैं 840 और 96। कितना है? 840 और 96। तो यूक्लिड प्रेमिका का फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम लोग रफ में जो है इधर भाग दे देंगे 96 से। किसमें? 840 में। किसमें भाग देंगे? 840। 8 बार में कटेगा, शेषफल बचेगा कितना? 72 बचेगा। तो इसमें जो है आपका 96 जो है क्या हो गया? बी हो गया। क्या हो गया? बी। और 8 हो गया क्या? क्यू। क्या हो गया? क्यू। और शेषफल नीचे ही आर हो गया। ठीक है, इसको बोलेंगे ए। 840 क्या हो गया? ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। तो ए हो गया हमारा 840। 840 लिख दिए बराबर बी क्यू। बी हो गया 96 और क्यू हो गया कितना? 8। तो 96 गुना 8 और शेषफल आर कितना है? 72। फिर 72 से 96 में भाग देती है। किसमें? 96 में। तो एक बार में कटा तो 72 को 96 को क्या लिखेंगे? 72 गुना 1 जोड़ 24। फिर शेषफल कितना निकल गया? 24। 24 से फिर किसमें भाग देंगे? 72 में भाग देंगे। तो 72 बराबर क्या लिखेंगे? 24 गुना 3 जोड़ 0। शेषफल कितना हो गया? 0 हो गया। क्या हो गया? 0। तो एचसीएफ कितना निकला? 24। लास्ट संख्या जो लास्ट से जो कटा वही हमारा क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। यानी कि भाग तब तक देना है जब तक शेषफल 0 न हो जाए। ठीक है, 0 शेषफल हो जाएगा और लास्ट में जिस संख्या से कटेगा वो हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो आज हम लोग इस क्या पढ़ रहे हैं? वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं। इसी में है आपका एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म जो है 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ जो है अल-ख्वारिज़मी। कौन? अल-ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। अलजेब्रा भी इन्हीं की लिखित पुस्तक है। हिसाब अल-जबर व अल-मुकाबला से लिया गया। एल्गोरिथ्म जो है किस शताब्दी का एक फारसी गणितज्ञ था? 9वीं शताब्दी का था। और क्या नाम था? अल-ख्वारिज़मी। और अलजेब्रा भी जो है इन्हीं की लिखित पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? हिसाब अल-जबर। हिसाब अल-जबर व अल-मुकाबला से लिया गया है। ठीक है जी।
अब दूसरा पॉइंट है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या है? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। तो 1.2 है ये प्रमेय। तो इसमें जानेंगे प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं को एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किस रूप में? गुणनफल के रूप में। यानी कि हम लोग जो है संख्या को जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और जो है यह गुणनखंड जो है अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय होता है। यह जो है एक क्रम में होता है। किसमें होता है? क्रम में होता है। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? एक क्रम में होता है। इस प्रमेय का विख्यात होने से पहले जो है प्रमेय 1.2 का संभवतः सर्वप्रथम जो है वर्णन यूक्लिड के एलिमेंट्स की पुस्तक 9 में 7-14 के रूप में हुआ था। कब हुआ था? एलिमेंट्स की पुस्तक है 9 में, जो कि 7-14 में हुआ था। परंतु इसकी सबसे पहले जो है सही उत्पत्ति किसने दिया है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने। किसने दिया है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस। और कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने जो है अपनी जो है कृति डिस्क्रिप्शंस अरिथमेटिकी में दी। किसमें दी है? डिस्क्रिप्शंस अरिथमेटिकी में। किसमें दी है? डिस्क्रिप्शंस अरिथमेटिकी में। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस को प्रायः गणितज्ञों का राजकुमार भी कहा जाता है। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को क्या कहेंगे हम लोग? गणितज्ञों का राजकुमार। गणितज्ञों का राजकुमार किसको कहेंगे? कार्ल फ्रेडरिक गॉस को। तो इस प्रमेय के अंतर्गत हम लोग क्या जानेंगे? अभाज्य गुणनखंड करना जानेंगे। क्या करना जानेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो हम एक एग्जांपल लिए हैं 240। ठीक है, इसको रफ में जो है भाग विधि से हम लोग क्या करेंगे? इसका हल करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि छोटी संख्या से कट रहा है, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद कटौने के बाद जो है इसको एक क्रम में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? क्रम में। तो 2 कितना बार आया है? 4 बार। तो 2 को 2 पर पावर 4 गुना 3 गुना 5 बराबर कितना हो गया? 240। तो हम लोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अंतर्गत जो है अभाज्य गुणनखंड करना सीखते हैं, है कि नहीं? उसके बाद तीसरा पॉइंट है सूत्र। क्या है? सूत्र है आपका इस चैप्टर में HCF गुना LCM बराबर A गुना B। इसका मतलब हुआ कि अगर आपका 3 संख्या दिया हुआ है तो चौथी संख्या ज्ञात हो जाएगा, है कि नहीं? HCF गुना LCM बराबर होता है A गुना B। A गुना B कहने का मतलब हुआ पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो एग्जांपल लिए हैं तो HCF 306 और 657 ये संख्या है, और HCF जो है 9 है। कितना है? 9 दिया गया है। और LCM 306 और 657 का ज्ञात करना। तो साधारण विधि से हम लोग भी ज्ञात कर सकते हैं। 306 657 का जो है पहले भाग विधि से ज्ञात करते थे LCM, और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी ज्ञात करते थे। और इसमें जो है एक फार्मूला है। क्या है? फार्मूला है HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। और इस विधि से जो है तुरंत LCM या HCF हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सूत्र लगा दिए HCF गुना LCM बराबर A गुना B। तो HCF कितना दिया गया था? 9। LCM निकालना है तो LCM को गुना कर दिए बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो LCM बराबर हो गया पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा क्या? HCF कितना था? 9 से कटा दिया 73 बार में कट गया। तो टोटल कितना गुना करके आंसर निकल गया? 22,338। तो बच्चों आपका जो है एग्जाम में HCF आता ही है। क्या HCF आएगा तो बना लीजिएगा। उसके बाद आपका अगर इसमें 3 संख्या दिया हुआ रहेगा, चौथी निकालना है, या HCF निकालना हो, LCM निकालना हो, या पहली संख्या निकालना हो, या तो दूसरी संख्या निकालना हो, कोई भी इस चारों में 3 दिया है और एक निकालना है तो इस फार्मूला के माध्यम से निकल जाएगा। अब आगे बात करेंगे हम सौन दशमलव का। किसका? सौन दशमलव का। तो सौन दशमलव पहले भी हम लोग पढ़े थे, भाग देकर के करते थे कि कौन सौंत है कौन असौंत है कि नहीं?
लेकिन एक इसमें जो है नियम दिया गया है, उस नियम के आधार पर भी हम लोग जानते हैं कि संख्या जो है समंत है कि अशांत है। तो समंत दशमलव जो है p बटा q के रूप की एक ऐसी परिमेय संख्या जहां q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n 5 पर पावर m के रूप का हो। इसका अर्थ हुआ कि दो कितनी बार भी आ जाए, एक बार, दो बार, चार बार, 5 बार। 5 पर पावर m का अर्थ हुआ कि 5 एक से अधिक कितनी बार भी आ जाए, एक बार आए, दो बार आए, 4 बार आए, ठीक है। अगर जो है p बटा q है और q क्या है, यहाँ अंश है कि हर है, हर। q को हम लोग हर बोलते हैं। हर में अगर 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप का हो तो वह संख्या हमेशा क्या होगा, शांत दशमलव का होगा। क्या होगा, शांत दशमलव का होगा। तो या केवल q के हर में 2, या तो हर में 2, या तो केवल क्या 5, या गुणनखंड में दोनों रहे, या तो क्या रहे, दोनों रहे। गुणनखंड में दोनों रहे तो संख्या क्या होगा, शांत दशमलव होगा, है कि नहीं। जैसे में 17/8 लिए एग्जाम्पल में, तो हर में क्या है 8 है, हर में क्या है 8 है, तो 8 को क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब। तो नीचे हर में क्या आ रहा है, केवल 2 आ रहा है, 2 का क्यूब आ रहा है, तो संख्या क्या हो जाएगा, शांत दशमलव होगा। कोई दिक्कत। उसके बाद दूसरा है 6/15। क्या है, 6/15। ऐसा नहीं करना, तुम लोग देख लेना कि 6/15 है, 6 को 6/3 गुना 5 लिख दी, इसमें तो 3 भी आ रहा है ना, ये तो अशांत हो जाएगा। लेकिन अशांत नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये तो कट जाएगा, 3 गुना 6, 3 बचे, नीचे कितना आ गया 5 आ गया, तो 2/5 ना आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। ये नहीं कि हर में तुम लोग देख लेना 15 है, 3 गुना 5, 3 भी आ रहा है और कर दिए क्या, अशांत कर दिए, तो क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव गलत हो जाएगा। तो ये सब ध्यान रखना है जी। उसके बाद जैसे 29/343 लिए हैं, तो 29 बटा क्या 343 को क्या लिखेंगे, 7 का क्यूब लिखेंगे, तो 7 ना गया, इसमें 2 और 5 का तो जिक्र है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, असमान दशमलव हो जाएगा या अनवसानी आवर्ती। अगला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट इसमें है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप लोग को पहले भी बता चुके हैं किसको बोलते हैं। परिमेय संख्या का रूप कैसा होता है कि नहीं, यानी वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे 3/10 p बटा q के रूप का है, 6 है, √7/√7 काट के तो 1 ही होगा, ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय। ऐसा नहीं कि रूट देख लेना तुम लोग, टिक मार देना वो परिमेय, तो ऐसा नहीं करना है, इसको सॉल्यूशन करना है, हल करना है। उसके बाद जैसे 3√5/√5 है, √5 कटेगा कि नहीं कटेगा, क्या बचेगा, 3 क्या है, परिमेय संख्या है, क्या वो परिमेय है, परिमेय संख्या है। √64 का वर्गमूल कितना होगा, 8 क्या है, परिमेय संख्या है। √36/6 है, √36 का वर्गमूल कितना होगा, 6/6 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 क्या है, परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है ना। अब है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उसको बोलेंगे जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √7 को तुम p बटा q के रूप में लिख सकेगा, नहीं लिख सकेगा। √2 है, √3 है, 3 √5 है, उसके बाद 2 + √3 है कि नहीं, इसको बोलते हैं क्या, अपरिमेय संख्याओं का योगफल के रूप में है। और उसके बाद जो है घटा है, अपरिमेय संख्याओं का घटा है 3 - √5, उसके बाद जो है 6√3 है कि नहीं, ये सब क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और परिमेय समझ में आ गया जी। इससे जो आपका है ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन हो जाएगा, है कि नहीं। इस चैप्टर से आपका कोई भी रहे, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए रहे, परिमेय संख्या रहे चुनने के लिए, वो परिमेय रहे, उसके बाद क्या HCF रहे, तो सॉल्यूशन आराम से हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जो है कल हम लोग जो है दूसरा लेसन की बात करेंगे, तो यह जो है संपूर्ण ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन जो है अभी प्रत्येक दिन चलेगा, प्रत्येक चैप्टर वाइज चलेगा। आप लोग जो है क्लास अब्सेंट नहीं कीजिएगा, प्रत्येक दिन आइए, ठीक है। धन्यवाद।